विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम अपनी हिंदी में 8 चैप्टर देख चुके हैं। पिछली बार मैंने 8वां चैप्टर आपको भेजा था, वीडियो भी भेजा था, उसके साथ साथ पीडीएफ भी भेजे थे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को लेकर। लेकिन देख रहा हूँ कि मुझे आज भी उतने व्यूज़ नहीं मिलते जितने व्यू मुझे मिलने चाहिए। आज भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो वीडियो को सुनने की ज़रा भी दरकार नहीं कर रही है। आपकी ओर से बहुत ही खराब चीज़ जो हमें मिल रही है, क्योंकि यदि आप इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे देन हाउ कैन वी वॉक अहेड। स्टूडेंट प्लीज बी सीरियस इनफ। देर इज नो चांस फॉर यू that you may going to get another promotion. Exam will be there, and for that exam you must study the lessons well. In even you have to face the first semester exam also, in which chapter number 1 to 12 is there, and more than that some grammar exercise and all other things. So please be serious enough and listen to the videos also and write down the question answer and try to remember it. Okay, here we are going to start chapter number 9, कुत्ते की सीख। देखो, एक कुत्ता भी हमें सीख देकर जा सकता है। क्या सीख है वो हम देखेंगे। इसके कवि है रामधारी सिंह, जिनका उपनाम या तो तखल्लुस दिनकर है। ये हिंदी साहित्य के बड़े जाने माने कवि है। आपका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिर्देशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम के परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माने भारत का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ये रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त है। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी सन में हुआ था और इनका निधन सन 1974 ईस्वी सन में हुआ है। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है और जो साहित्यिक प्रदान है वो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्य माने महाकाव्य या तो बड़े काव्य। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। आज मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो शक्ति आप में निहित है। और जब भी आप मान लो, जब परीक्षा के दिन नज़दीक आ जाते हैं और आप जिस तरह से तैयारी में जुड़ जाते हैं, तो क्यों ना आप पहले से यदि इस प्रकार की तैयारी में जुड़ जाओ तो परीक्षा के दिन आप कितनी शांतिपूर्वक अभ्यास कर सकते हो और कितने अच्छे गुण से पास हो सकते हो। तो कुत्ते की सीख ये है कि आदमी को किसी भी प्रकार से अपनी जान बचानी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं भी ये सीख देना चाहता हूँ कि आपको हर हाल में अपने अभ्यास के साथ जुड़े रहना है। हम भले ही रूबरू ना मिलते हो, लेकिन अभ्यास के साथ आपका जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कविता देखते हैं। बहुत ही मस्त कविता है और आपको सुनने में भी आनंद आएगा और मुझे पढ़कर समझाने में भी। इसे ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीधी सरल भाषा में कवि ने लिखा है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। तो क्या कहते,
वन में एक घनी झुरमुट थी। झुरमुट माने आपको का मीनिंग दिया भी गया है, इसका अर्थ वृक्षों और झाड़ियों का समूह, तो उसे झुरमुट कहते हैं। घनी झुरमुट थी माने घनी झाड़ी थी, और जिसके भीतर जाकर खरहा, एक खरहा रहता था। खरहा माने खरगोश। सबकी आंख बचाकर, आप जानते कि खरहा बेचारा एक निर्दोष टिमिड प्राणी है, वो किसी का कोई सामना नहीं कर सकता, इसलिए सबकी आंख बचाकर रहने में, यानी कि किसी सबकी नज़र से दूर रहकर, तो दूसरे अर्थ में देखने जाए तो शिकारी प्राणियों से छिपकर वो एक झाड़ी में रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो फुदकना यानी खरगोश जिस तरह से उछल उछल कर जो घास की फुनगियाँ खाता है, घास का ऊपर का हिस्सा खाता है, इसलिए कवि ने यहाँ पर फुदक फुदक, एक चित्रात्मक काव्य है ये। कवि अपने शब्दों के द्वारा हमारे सामने एक चित्र खड़ा कर देते हैं, और पूरा ये अच्छा बहुत ही मस्त काव्य है कि आपको इसमें चित्र देखने को मिलेगी। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। हमारे सामने ऐसा आता है कि मानो खरहा फुदक रहा है, उछल रहा है, और घास की जो ऊपर की जो हिस्सा होता है फुनगिया, वो खा रहा है। और जब भी किसी को दूर से देखता तो झट से झुरमुट में छुप जाता। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ वन की झाड़ी झाड़ी। तो एक रोज उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया, और आप जानते हैं कि कुत्ता अपना शिकार या तो खाने की चीज़ को ढूंढने के लिए नाक से सूंघते हैं, तो वो सूंघ सूंघ कर हर एक झाड़ी में सूंघता था, ताकि वहाँ कोई छिपा यदि कोई छोटा जीव जंतु हो तो वो उसे खा सके। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो हुआ क्या, कुत्ता अपनी खुराक को ढूंढता ढूंढता नाक से हर एक झाड़ी को सूंघता, आखिरकार वो झुरमुट में झाड़ी के पास आ पहुंचा जहाँ वो खरहा रहता था। और लेकिन खरहे की शायद बड़ी लंबी उम्र थी, इसलिए उसे पता चल गया कि शिकारी कुत्ते की जो सांस की आवाज़ उसे आ गई, और परिणाम स्वरूप जो सोता था सोते से एकदम जागा और अपनी जान लेकर वो जान बचाने के लिए भागा। पीठ पर काल होना एक मुहावरा है, तो इसका मतलब होता है सिर पर मौत का होना। तो कुछ शिकारी कुत्ते को झाड़ी के पास देखकर वो जान लिए वहाँ से भागा। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने जैसे ही खरहे को वहाँ से छलांग लगाकर भागते हुए देखा तो पंजा मार के उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ ना पाया, और इसलिए वो भी यानी कुत्ता भी खरहे के पीछे दौड़ा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये झाड़ी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। तो 4 मिनट तक, देखो लेखक ने इसलिए मैं कहा कि चित्रात्मक काव्य है। जैसे हमारे सामने खर्रा और कुत्ता भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, खुले खेत में। तो 4 मिनट तक खुले खेत में कुत्ते और खर्रे के बीच ये दौड़ जो है वो जारी रही। कुत्ता अपने शिकार को पाना चाहता था, खर्रा अपनी जान बचाना चाहता था, और इतने में सामने घनी कंटीली झाड़ी आ गई। कंटीली माने कांटों वाली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खर्रा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। और जैसे ही वो कंटीली झाड़ी पास देखी, खर्रे ने छलांग लगाई, और वो बीहड़ माने एकदम घनी या तो भयानक झाड़ी में, कंटीली झाड़ी में खर्रा छिप गया। और अब उस झाड़ी में कुत्ता न जा सकता था, इसलिए उसने कुछ इधर उधर कुछ सूंघा और फिर निराश होकर लौट आया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से हारे। तो एक लोमड़ी ये देख रही थी कि खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और कुत्ता अपना शिकार पाने के लिए भाग रहा है, और जब कुत्ता खर्रे को पकड़ ना पाया और निराश होकर लौट रहा था, तब जो लोमड़ी देख रही थी उसने कुत्ते से कहा कि मामा
तुम तो एक खर्रे से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। तो आगे और लोमड़ी व्यंग्य करती है कुत्ते पर कि तुम्हारी देह तो इतनी मोटी है और फिर भी खर्रे को पकड़ न पाए, थक गए। वन का एक छोटा सा जीव है खर्रा या तो खरगोश, उसे भी पकड़ न पाए। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ते ने हंसकर लोमड़ी को जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि अरे दीवानी, दीवानी मतलब पागल, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता कहता है कि खरा किस तरह से, या तो मैं क्यों खर्रे को पकड़ ना पाया, इसमें एक भेद छिपा है। तो क्या भेद है? मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ता कहता है कि मैं तो केवल अपने एक दिन का भोजन पाने के लिए खर्रे के पीछे भाग रहा था, और केवल एक दिन का भोजन पाने के लिए मुझे खर्रे को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन खर्रे के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए वो कंटीली झाड़ी में भी छलांग मारकर चला गया। आगे क्या कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो ये जो हमारे शास्त्र है, सभी शास्त्रों का सार यदि हम देखने जाएं तो है क्या कि सब शास्त्र कहते हैं कि कमाओ रोटी जान बचाकर। हमें रोटी, अपना खाना कमाना चाहिए, लेकिन कैसे? जान बचाकर। यहाँ पर देखो, आज के दिन में कितनी वक्रोक्ति बनती है कि आज सारा संसार कमाने के लिए रोटी नहीं खा रहा है। जिसे देखो वो काम में डूबा है, काम के कारण कई प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करता है, पेट भर के खाना नहीं खा पाता है। जिस खाने को पाने के लिए वो काम कर रहा है या तो पैसे कमा रहा है, फिर उसी पैसे को कमाने में इतना लग जाता है कि खाना नहीं खा रहा है। तो ये जो कुत्ते की सीख है वो हमें अपने जीवन में उतारनी है कि हमें पैसा ज़रूर कमाना है, ये हमारी आवश्यकता है। इससे ही हम हमारे जीवन रोज़ बरोज़ की चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपना शरीर टिका सकते हैं अन्न को पाकर। लेकिन इस अन्न को पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना, केवल एक दिन का अन्न पाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना, ये किसी भी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए हमें कुत्ते से ये सीख हमारे में उतारनी है कि भाई हमें कमाना ज़रूर है, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपनी जान बचाकर कमाना है। संस्कृत में जैसे हम जानते हैं ना, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर ये हर एक प्रकार के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पैसे कमाने के लिए शरीर को दांव पर लगाना या तो जान को दांव पर लगाना किसी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। लेकिन जब जान पर आ बनती है, प्राण पर आ बनती है, तब सारी शक्ति लगाकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। और भगवान ने इसके लिए हमें शक्ति दी है, हमारे निहित वो शक्ति है कि यदि ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आ जाए और यदि हम उस समस्या को जूझने के लिए तैयार हो जाए तो हम अपने प्राण बचा सकते हैं। लेकिन ऐसी समय हमें हमारी सारी शक्ति लगाकर उस समस्या का सामना करना चाहिए। तो ये कुत्ते की सीख है कि जो कुत्ते और खर्रे के एक सामान्य दृष्टांत के द्वारा एक कथा काव्य है। इसे आप याद रखना कि एक कथा काव्य है, कविता है, लेकिन कथा काव्य प्रकार की साहित्यिक रचना है। यदि मान लो पूछा जाए तो आप याद रखना। इसके साथ साथ ये जो MCQs है कि जो आप जानते हैं कि मैं आपको देता नहीं हूँ, शब्दार्थ है, शब्दार्थ आपको लिख लेने हैं क्योंकि शब्दार्थ पूछे जाते हैं, मुहावरे। फिर MCQs मैं यहाँ से ओरली बता देता हूँ कि आंसर क्या है
और वो आपको लिखना है, क्योंकि मैं पीडीएफ में एमसीक्यू नहीं भेजता हूँ। तो सबकी नज़र बचाकर खर्रा कहाँ रहता था, तो आंसर उसका आएगा झाड़ी में। खर्रा क्यों भागा? शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, इसलिए खर्रा। कुत्ता खर्रे को क्यों न पकड़ पाया, तो आंसर क्या आएगा? खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए खर्रा कुत्ते को न पकड़ पाया। बाकी एक एक वाक्य में जो उत्तर है वो मैं आपको इसके साथ भेज रहा हूँ। 4-5 वाक्य में उत्तर है, उसमें से कुत्ते की सीख काव्य से जो बोध मिलता है वो मैंने आपको लिखकर आंसर के रूप में लिखकर दिया है, लेकिन कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखना है, यह आपको लिखना है। ये जो कथा काव्य है, काव्य के रूप में दिया गया है, तो जो प्रास वगैरह उसमें कविता में कुछ प्रास वगैरह बने, कुछ गेय तत्व आए, इसलिए कवि ने जो यहाँ पर इस तरह से जो काव्य के रूप में इसे डाला है, उसी काव्य को फिर हमें कहानी के रूप में लिखना है। इसमें आप अपने शब्दों को लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो ये है कि इसका जो मूल हार्द है और जो मूल कहानी है उसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए नहीं। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द कि वो भी आपको लिखने हैं। मैं यहाँ से ओरली आपको बता देता हूँ। खर्रा माने खरगोश, जुरमुट तो आपको बुक में आपका उत्तर दिया ही गया है इसका। शिकारी माने आंखें टक। कंटीली का भी शब्दार्थ दिया गया है, कंटीली माने कांटों वाली। बीहड़ माने उसका भी दिया गया है घना या तो भयानक। फिर दीवानी माने पागल। शक्ति माने जोर या तो ताकत। और विरोधार्थी शब्द में दूर तो निकट, आखिर तो पहले। देखो याद रखना, आखिर का अंत नहीं होता है, आरंभ का अंत होता है। आखिर का अंत नहीं है, आखिर का पहले होता है। आखिर का विरोधार्थी शब्द पहले, आरंभ का विरोधार्थी अंत। दूर, दूर का पास हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकट भी हो सकता है। पीछे तो आगे, निराश तो आशावान। मोटी पतली, कमाना ये दो बन सकते हैं, गवाना या तो खर्चना। और आशा रखता हूँ कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे। आपके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम और आप मिलेंगे फेस टू फेस, तब तक सितंबर मंथ शुरू हो जाएगा। शायद यदि सरकार के नियम के अनुसार, यदि हम जो प्लानिंग हो रहा है उसके हिसाब से, यदि स्कूल 10 के छात्राओं के लिए शुरू भी हो जाए, तो भी हम सितंबर में मिलेंगे। और अक्टूबर में तो आपकी फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप घर पे रहे। जो भी मटेरियल आपको भेजा जा रहा है, रेगुलर मटेरियल आपको, स्टडी मटेरियल आपको भेजा जा रहा है, टीचर के तरफ से किसी प्रकार की कोई आलस्य नहीं हो रही है। इसलिए ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो आपको भेजा जा रहा है उसे आप पढ़ें, समझें और याद रखें। थैंक यू।